नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र वीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बारा से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम वनस्पति शास्त्र विषय में बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड डिस्कस कर रहे थे। उसमें भी हम यूनिट थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज यूनिट थर्ड में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मूल का सूक्ष्म जीवों के साथ में संबंध। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो रूट है, प्लांट्स में जो रूट है, अलग अलग प्लांट्स की जो रूट्स है, वो अलग अलग प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं उसके साथ में किस तरह की इंटरेक्शन दिखाती है, उसका अध्ययन हम आज इस टॉपिक में करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मूल का सूक्ष्म जीवों के साथ में संबंध। एक मिनट दीजिए। हेलो हेलो, ठीक है। मूल तंत्र में विभिन्न कार्यों की दक्षता प्रेरित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का संबंध पाया जाता है। यह संबंध जीवाणु व कवक द्वारा होता है। ठीक है बच्चों। तो उच्च पादपों की जो मूल है वो विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु है अथवा कवक है उनके साथ में आपस में इंटरेक्शन करती हैं। यह इंटरेक्शन दो प्रकार की हो सकती है बच्चों। या तो माइकोराइजा की फॉर्म में हो सकती है, या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो संबंध है उसके रूप में हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक हमारा है माइकोराइजा या कवक मूल। उच्च पादपों की मूल के साथ कवक तंतुओं का लाभदायक संबंध कवक मूल या माइकोराइजा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उच्च पादपों की मूल अगर कवक तंतुओं के साथ में लाभदायक इंटरेक्शन करती है तो यह इंटरेक्शन क्या कहलाती है? कवक मूल या माइकोराइजा। ठीक है। यह जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि करता है। यह जो लाभदायक संबंध है कवक मूल का, वह जल अवशोषण की जो क्षमता है उसमें वृद्धि को प्रेरित करता है। अब ये माइकोराइजा भी कई प्रकार का हो सकता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है बाह्य कवक मूल या एक्टो माइकोराइजा। दूसरा है अंतः कवक मूल मतलब एंडोमाइकोराइजा। और एक है लास्ट में बाह्य अंतः कवक मूल या एक्ट एंडोमाइकोराइजा। ठीक है बच्चों, अब इसको पढ़ते हैं एक एक करके। हम पहला है बाह्य कवक मूल। जब कवक तंतु मूल तंत्र की बाह्य सतह पर पाया जाता है तो यह बाह्य कवक मूल कहलाता है। ठीक है। जब कवक तंतु मूल तंत्र की बाह्य सतह पर पाए जाते हैं तो यह बाह्य कवक मूल कहलाता है। यह कवक तंतु सघनता से व्यवस्थित होकर एक प्रकार की संरचना का निर्माण करता है, विशिष्ट संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं हर्टिंग नेट। ठीक है। यह जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए जो है बेटुलेसी के जो सदस्य होते हैं उनमें बाह्य कवक मूल प्रकार का जो है संबंध पाया जाता है। इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं बच्चों। ये देखिए एक्टो माइकोराइजा। ठीक है। देखिए सबसे पहले ये एक मूल की संरचना बना रखी है। ठीक है। इसमें सबसे बाहर की ओर है एपिडर्मिस, उसके बाद में है बच्चों सेकेंड रीजन कोर्टेक्स, उसके बाद में लास्ट में जो है वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम वगैरह इसमें पाए जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए आप, मूल तंत्र की बाह्य सतह पर जब कवक तंतु पाए जाते हैं तो उसे एक्टोमाइकोराइजा कहा जाता है। देखिए ये आपको कवक तंतु दिख रहे होंगे, ये बहुत सारे। ठीक है। ये कहाँ है? ये सिर्फ मूल तंत्र की बाह्य सतह पर पाए जा रहे हैं और ये है एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं हर्टिंग नेट। ठीक है। ये है फंगल शीथ। ठीक है, कवक तंतु हैं ये
और ये कवक तंतु मिलकर एक सघन जाल का निर्माण करेंगे, इसको हम बोलते हैं हंटिंग नेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टोमाइकोराइजा। सेकेंड है बच्चों अंतः कवक मूल या एंडोमाइकोराइजा। ये क्या होता है? जब कवक तंतु पादप की कोशिकाओं में कोर्टेक्स क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं तो यह अंतः कवक मूल कहलाता है। जब बच्चों जो कवक तंतु है वो मूल की जो कोर्टेक्स रीजन है उसमें चले जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अंतः कवक मूल। अब इसमें भी इसके दो प्रकार होते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए, आपने बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ा है। जो कवक तंतु होते हैं वो या तो पटयुक्त हो सकते हैं या पटविहीन भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक कवक तंतु है, इसमें ये केंद्रक है, इसमें कोई पट नहीं पाया जा रहा, ये पटविहीन हो गया। लेकिन मान लीजिए इनके बीच में पट पाए जाएंगे तो ये पटयुक्त कवक तंतु कहलाएंगे। ठीक है, तो पटयुक्त कवक तंतु होने पर यह सरल अंतः कवक मूल कहलाता है। जबकि अगर पटविहीन कवक तंतु कोर्टेक्स रीजन में उपस्थित है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाम, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाम है वो एक तरह से अंतः कवक मूल का ही उदाहरण है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जो अंतः कवक मूल है बच्चों वो सामान्यतः आर्किडेसी और पिनेसी के सदस्यों में पाए जाते हैं। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं एक बार। ये देखिए एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, ये हमने सिर्फ इनलार्ज सेक्शन दिखा रखा है किसका? कोर्टेक्स का। ठीक है, मूल की जो कोर्टेक्स रीजन है उसका इनलार्ज सेक्शन हमने दिखा रखा है बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो है जो कवक तंतु है वो कोर्टेक्स रीजन में पाए जा रहे हैं। देखिए ठीक है, ये एपिडर्मिस है बाहर, ये कोर्टेक्स है, और ये जो कोर्टेक्स की जो परत है एंडोडर्मिस बता रखी है। इसमें विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बन रही है, आर्बस्क्यूल, ठीक है, वेसिकल्स वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कवक मूल है वो अंतः कवक मूल कहलाता है। अब तीसरा जो है बच्चों वो है बाह्य अंतः कवक मूल। जब मूल की बाह्य सतह पर तथा कोर्टेक्स कोशिकाओं के अंदर अंतर कोशिकीय स्थानों पर कवक तंतु पाए जाते हैं तो यह अवस्था बाह्य अंतः कवक मूल कहलाती है। ठीक है, उदाहरण पाल्मी के सदस्य। ठीक है, अब बाह्य कवक मूल में मूल तंत्र की बाह्य सतह पर कवक तंतु मिल रहे थे, अंतः कवक मूल में कोर्टेक्स रीजन में जो है अपने कवक तंतु मिल रहे थे। लेकिन बाह्य अंतः कवक मूल में मूल तंत्र की बाह्य सतह पर भी कवक तंतु मिलेंगे और कोर्टेक्स रीजन में भी जो है कवक तंतु पाए जाते हैं, तो यह बाह्य अंतः कवक मूल कहलाता है। उदाहरण पाल्मी के सदस्य। देखिए एक डायग्राम बता रखा है एक्ट एंडोमाइकोराइजी का। ठीक है, इसमें बाहर की तरफ जो है ये कोर्टेक्स रीजन है, इसके बाद का ये इसमें जो है माइक्रो कवक तंतु पाए जा रहे हैं, और जो एपिडर्मल एरिया है जो बाह्य सतह है इसकी मूल तंत्र की, वहाँ पर भी ये बिखरे हुए अवस्था में पाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी यार एक बार देख लीजिएगा आप इसको, अगर एग्जाम में आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ लीजिए। दे शेयर द फीचर्स ऑफ बोथ एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा, ये हम पढ़ चुके हैं। दे हैव लेस डेवलप्ड हाइफी मेंटल। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि एक्ट एंडोमाइकोराइजा में जो कवक तंतु होते हैं उसके जो हाइफी होते हैं वो कम विकसित होते हैं। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों पाए जाते हैं। और सामान्यतः एक्ट एंडोमाइकोराइजा में जो कवक तंतु जो उपस्थित होते हैं मिलते हैं वो अधिकतर एस्कोमाइकोसिटीज के सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनके जो होस्ट प्लांट्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? यूकलिप्टस, सैलेक्स और एलनस वगैरह होते हैं। ठीक है बच्चों।
ये हमने पढ़ा अभी। अब एक और टॉपिक हम पढ़ लेते हैं साथ में इसके, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए संबंध। ठीक है, मूल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया द्वारा सहजीवी अवस्था में किया जाता है। जो जड़ है उसके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कार्य है बच्चों, वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया द्वारा सहजीवी अवस्था में किया जाता है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं बच्चों, मुख्यतः जो साइकस है उसकी जो कॉर्डेट रूट होती है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, वो मुख्यतः जो लेग्यूम्स होते हैं, जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उसमें सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात साइनोबैक्टीरिया तो मिलेगा किसमें, सामान्यतः साइकस की कॉर्डेट रूट में, जबकि जो बैक्टीरिया मिलेगा, जीवाणु मिलेगा जो संबंध स्थापित करेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, वो मिलेगा अपना लेग्यूम्स के साथ में। ठीक है, मटर कुलीय या लेग्यूम्स में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम सहजीवी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यह पादप के मूल तंत्र में नोड्यूल्स का निर्माण करता है। जो ये जीवाणु है राइजोबियम, ये जो पादप तंत्र है, उस पादप है उसकी जो मूल तंत्र है उसमें नोड्यूल्स या गांठों का निर्माण करता है। अभी गांठों का निर्माण जो है बच्चों, ये नोड्यूलिन की सहायता से संपन्न होता है। यही जो गांठ युक्त एरिया होते हैं बच्चों, जो नोड्यूल एरिया होता है, वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण यौगिकरण के स्थल होते हैं। अर्थात यहाँ पर ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की भी आवश्यकता होती है बच्चों, और ये जो एंजाइम है ये कौन सा होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, इसके लिए, इस प्रक्रिया के लिए जो है मुक्त ऑक्सीजन के नियंत्रण से संबंधित आवश्यक परिस्थितियां जो है लैग हीमोग्लोबिन के द्वारा प्रदान की जाती है। अर्थात जो लैग हीमोग्लोबिन है वो मुक्त ऑक्सीजन के नियंत्रण से संबंधित आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न कराता है। यह लैग हीमोग्लोबिन जीवाणु तथा परपोषी कोशिकाओं की सहायता से निर्मित होता है तथा यह नाइट्रोजन यौगिकरण में नाइट्रोजन की सक्रियता के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, जो लैग हीमोग्लोबिन है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, उसको सक्रिय करेगा, और जो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है बच्चों, वो इस पूरी प्रक्रिया का, नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण हो रहा है उस पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। नाइट्रोजन यौगिकरण के कारण इन पादपों में उत्पादन क्षमता अधिक होती है तथा इनका उपयोग फसल चक्र के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन यौगिकरण हो गया तो इससे क्या फ़ायदा है बच्चों पादपों का, तो पादपों में जो है उत्पादन क्षमता जो है अधिक बढ़ जाती है तथा इनका उपयोग फसल चक्र के रूप में भी किया जा सकता है। देखिए, एक ये बेसिक रूट नोड्यूल्स बता रखा है मटर को, ये जो पौधे हैं उनकी जड़ों को खोद के अगर आप देखेंगे तो उसमें ये नोड्यूल्स आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।